Hello. Good evening, students. Good evening, students. If I'm audible to you, Yes, ma'am. Good evening. okay. Shall we continue? Yes, ma'am. Good evening. Okay. Uh, okay. Shall we continue? Yeah, madam, we can Yes, start ma'am. Okay. In which language you feel comfortable? English or Hindi? both. Okay. Okay. Ma'am, Fine. both language. Okay. Okay. Today we are going to start unit first, which is Introduction to Pharmaceutics. Okay. Okay, ma'am. Can anyone tell me what is the meaning of pharmaceutics? What do you mean about pharmaceutics? मैम आप एक रिक्वेस्ट है, एक बुक की स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए क्योंकि बुक मिली नहीं है अभी मुझे। ओके, आप मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। आप मेरे को 5 मिनट्स दो, 2-3 मिनट्स, मैं आपको अभी बुक शेयर कर देती हूँ। ठीक है। ओके ओके।
प्रेजेंट कर तो Dear students, if I'm audible to you, there is some technical issue, so that we have some time. Okay. Can anybody tell me what is the pharmaceutics? Dear students, if I'm audible to you, Management of drug dosage. Yes, ma'am. today we are going to study the unit first, introduction of pharmaceutics. As we know, pharmaceutics is the area of study concerned with the formulation. Pharmaceutics एक ऐसी एरिया है जिसमें हम फॉर्मुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि हम किसी चीज को कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. मैंने आपके साथ बुक शेयर किया, क्या वो बुक आपको शो हो रही है? Yes, ma'am. Okay. Pharmaceutics is the area of study concerned with the formulation, manufacturing, stability. जो pharmaceutics term है हमारी, वो उससे फॉर्मुलेशन पे बेस्ड है. ठीक है. फॉर्मुलेशन जो है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग स्टेबिलिटी, इफेक्टिवनेस किसी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की क्या, कैसे वो बनती है, क्या वो इफेक्ट दे रही है, ये चीजें इफेक्ट करती हैं उस पर. ठीक है. इसमें जैसे कि आपने कई तरीके की डिजीज होती है, कम्युनिकेबल होती है, नॉन कम्युनिकेबल होती है डिसऑर्डर्स. ठीक है. तो उन चीजों को क्योर करने के लिए फार्मास्यूटिक्स हेल्प करती है. Okay, getting my point? Yes, ma'am. Okay. एज ड्रग ज्यादातर हमारी जो ड्रग्स होती हैं जो हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर की जाती हैं. ठीक है. उसमें क्या है, आप जैसे जो भी ड्रग्स है हमारी एडमिनिस्टर किए जाते हैं, कई तरीके, कई रूट्स के थ्रू एडमिनिस्टर होती हैं. ऑरल रूट के थ्रू होती है. ठीक है. बहुत सारे रूट होते हैं जिनसे हमारी ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है. As pharmaceutics is the area of study concerned with the formulation, manufacturing, stability, and effectiveness of pharmaceutical dosage form, in the previous unit, various communicable and non-communicable disorders were described. In this unit, we will study the drug administered in the body and their effects. Drugs are rarely used alone. ज़्यादातर हमारी जो ड्रग्स होती हैं वो एडमिनिस्टर किस तरीके से की जाती हैं, उनका क्या इफेक्ट रहता है, वो हम इसकी यूनिट फर्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है जी. दे आर यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ फॉर्मुलेशन विद नॉन ड्रग सब्सटेंस. जब हम किसी ड्रग को बनाते हैं तो उनके साथ कुछ एक्सिपिएंट्स और नॉन ड्रग सब्सटेंसेस को हम उसमें रखते हैं ताकि वो ड्रग बनकर इफेक्ट करे, हमारी बॉडी पे इफेक्ट दे.
ठीक है जी। द नॉन ड्रग सब्सटेंस और एडिटिव, उसमें हम कुछ ऐड करेंगे, जैसे हमारे कुछ एक्टिव्स होते हैं उनके साथ हम बाइंडिंग एजेंट्स लगाते हैं। सपोज हम टैबलेट का ही एग्जांपल लें, ठीक है जी। टैबलेट एक यूनिट डोजेज फॉर्म है। जब उसको हम लोग एक्टिव को हम लोग कुछ बाइंडिंग एजेंट, डिसेंटिंग एजेंट और कुछ एक्सीपिएंट्स के थ्रू जब हम उस फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को बनाते हैं, उस इफेक्ट को वो क्या इफेक्ट हमारी बॉडी पे देता है, वो टर्म हमारी फार्मास्यूटिक्स कहलाती है। ठीक है जी। दीज नॉन ड्रग सब्सटेंस और एडिटिव्स स्पेसिफिक फंक्शन द ड्रग प्रेजेंटेड इन द डोजेज फॉर्म आर गिवन इन स्पेसिफिक क्वांटिटी। एक हमारी डोजेज फॉर्म में हम कितनी स्पेसिफिक क्वांटिटी दे सकते हैं, कितना ड्रग, एक ड्रग हमारी डोजेज फॉर्म में कितनी प्रेजेंट है। सपोज अब आप कई बार मार्केट में देखते हो या आपने देखे हो कि पैरासीटामोल होती है टैबलेट 325 mg की होती है, यानी कि वो ड्रग जो हमारी है उसके अंदर पर्टिकुलर एक्टिव हमारा इतना है 325 mg, उसमें कुछ हमारे एक्सीपिएंट्स होते हैं, कुछ बाइंडिंग एजेंट्स होते हैं, लेकिन हमारे जो एक्टिव की कंसंट्रेशन है वो इतनी है, और वो कितने स्पेसिफिक पीरियड में इफेक्ट देगा वो चीज इफेक्ट करती है। और उसके बाद मेन उसमें होता है कि पैकेजिंग कैसी हो रही है, पैकेजिंग ऑफ डोजेज फॉर्म इन अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द डोजेज फॉर्म, कि हम उसको पैक करके कैसे भेज रहे हैं, स्टोरेज कैसे कर रहे हैं। पैकेज भी एक नेसेसरी है जो कि हमारे ड्रग को बाहर के एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करता है कि हमारे जो केमिकल हैं वो डिटेरियोरेट ना हो जब तक हमारे वो कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके। इसमें आप सबसे ज्यादा पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन, हम किसी डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारी डोजेज फॉर्म किस तरीके, कितने टाइप्स की है, हमारे पैकिंग मटेरियल कौन कौन से फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं, उसके बारे में आप ये पढ़ने जाएंगे। ठीक है। आप इसमें अब वेरियस टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, पैकिंग मटेरियल हमारे क्या फार्मास्यूटिकल्स में यूज होते हैं वो सब पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स पे। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें क्या होगा कि प्रिस्क्रिप्शन हमारी कितनी तरीके की होती है, कितनी तरीके की डोजेज फॉर्म होती है। ठीक है जी। नीड ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की जरूरत क्यों पड़ती है और कितनी तरीके की पैकिंग हम यूज करते हैं। अब आ जाते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे। ठीक है जी। प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्रिप्शन जनरली होता क्या क्या मुझे कोई बता सकता है? Can anybody tell me what is the prescription means in pharmaceutics? It's okay, I will tell you about the prescription. A prescription is a medication order written by a doctor. जब कोई prescription हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें कौन सी डोज को कितने टाइम पीरियड के लिए लेना है, क्या नहीं लेना है, that is called prescription. A prescription is a medication written by a doctor. डेंटिस्ट और वेटनरी सर्जन जो भी हमारे डॉक्टर्स हैं हमें मेडिकेशन क्या प्रिस्क्राइब करते हैं उसे हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। फॉर द अप्लाई ऑफ मेडिसिन, ड्रेसिंग और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट टू अ पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन में होता क्या क्या है? प्रिस्क्राइबर्स की ऑफिस इंफॉर्मेशन होती है,
इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट, कौन सी डेट में वो पेशेंट उसके पास चेकअप के लिए जा रहा है, सब इंस्क्रिप्शन, RX सिंबल, इंस्क्रिप्शन, सिग्नेचर्स, प्रिस्क्राइबर के सिग्नेचर्स, स्पेशल लेबलिंग और इंस्ट्रक्शंस होती है कि हमें किसी मेडिकेशन को किस तरीके से लेनी है. एज प्रिस्क्राइबर ऑफिस इंफॉर्मेशन, this part this prescription is generally printed and it contains the name of hospital. ज्यादातर जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन होती हैं वो हमारी हॉस्पिटल्स के नेम होते हैं, उस पर डिपार्टमेंट होता है, वो किस डिपार्टमेंट की, अगर और प्रिस्क्राइबर का नेम होता है. पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है कि पेशेंट की क्या एड्रेस क्या है, एज क्या है, सेक्स ऑफ पेशेंट मस्ट बी रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. अगर कोई बच्चा है तो उसकी एज उसमें इफेक्ट करेगी, एज मैटर करती है. इट हेल्प इन चेकिंग द डोज ऑफ द ड्रग. उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डोज देते हैं कि हमें किसी बच्चे को क्या कितने अमाउंट की डोज देनी है, कैसे देनी है, कैसे नहीं देनी है, वो सब डेट आ जाएगी उसमें कि किस तारीख में पेशेंट उनके पास जा रहा है. Subscription, the subscription is represented by symbol RX as is an abbreviation for the Latin word of receipt. जो हमारा R है वो लेटिन वर्ड से डिनोट हुआ है. इसका लेटर J जो हमारा है वो जुपिटर को डिनोट करता है. एज जो जुपिटर होता है हमारा वो गॉड ऑफ हीलिंग माना जाता है, इसीलिए RX का जो कॉम्बिनेशन है उसका मतलब होता है कि यू टेक. आप किसी भी मेडिसिन पे देखो तो सबसे पहले उन पे RX मेंशन होता है. ठीक है जी. अब आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन पे. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन का सबसे मेन पार्ट है कि इंस्क्राइब क्या किया गया है. इट कंटेन्स द नेम, क्वांटिटी ऑफ मेडिकेमेंट्स टू बी सप्लाइड. पेशेंट को क्या मेडिकेशन दी हुई है, किस तरीके से सप्लाई होगी, वो सब उसमें मेंशन किया जाता है. ठीक है जी. द मेडिकेमेंट्स मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज एन ऑफिशियल प्रिपरेशन और प्रोप्राइटर प्रोडक्ट टुगेदर. या तो हमारी ऑप्शन होगी, ठीक है जी, इन विच द क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज गिवन टुगेदर. किस तरीके की प्रिपरेशन दी जाती है. ठीक है, आपने ये नॉर्मल है. इसमें आप अगर इसे डेली लाइफ रूटीन से एग्जांपल लेके समझेंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा. जैसे आप अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं या हम जा रहे हैं तो वो सबसे पहले अपनी ऑफिस इंफॉर्मेशन जो उनका लेटर हेड होता है उसके ऊपर वो हमें अपनी देते हैं ना कि कोई भी ड्रग है, मेडिकेशन है, वो उस पर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, उस पर उनका नेम होता है. ओके कंचन, मैं आपको नेक्स्ट पेज इसका शेयर करती हूँ.
कंचन, अब आपको बुक शेयर हो रही है? यस मैम। Okay, there are some जी मैम। technical issues, so that it take some time to me. Sorry for interruption. ठीक है, अब आप ओके हम ओके। प्रिस्क्रिप्शन पे थे ना, प्रिस्क्रिप्शन का पॉइंट आपको क्लियर हो गया? किसी भी जी स्टूडेंट जी। को कोई क्वेरी है तो क्वेश्चन अराइज कर सकता है। हम थे इंस्क्रिप्शन, हमने कर लिया था, ठीक है जी। इंस्क्रिप्शन में होता है कि जब हम किसी पेशेंट को हम कितनी मेडिकेमेंट्स कितने तरीके से क्वांटिटी कितनी सप्लाई कर रहे हैं, वो चीज हमारी इंस्क्रिप्शन के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, द मेडिकमेंट में ऑल्सो भी समटाइम्स प्रिस्क्राइब्ड एज अ स्पेशल फॉर्मूला। पर्टिकुलर ऐसा होता है ना कि कोई सेंसिटिव पेशेंट है तो उसके लिए अलग से स्पेसिफिक फॉर्मूला कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपने इस तरीके से नहीं लेना, ऐसे लेना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको टैबलेट सूट नहीं करती, ठीक है, तो उनको कहेंगे जी, या बच्चे हैं वो टैबलेट नहीं खा पाते, तो उनके लिए क्या होता है, सॉल्यूशन या इमल्शन रूप में सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन पे। दिस पार्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या होता है सब्सक्रिप्शन में कि हमको डायरेक्शन दी जाती है बाय डॉक्टर। उसमें क्या है कि कितनी अमाउंट आपको लेनी है, कब कब लेनी है, जैसे होता है ना, आपने देखा सुबह दोपहर शाम, ठीक है, तो ये आपको सब्सक्राइब किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन में। दिस में इंक्लूड द डोजेज फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड इन द नंबर ऑफ डोजेज। एक तो दवाई आपको दी जाती है और कितने टाइम आपको लेनी है, वो सब आपको उसमें डिस्पेंस किया जाता है, बताया जाता है। बट नाउ डेज इन मेजॉरिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन द सब्सक्रिप्शन सर्व मियरली टू गिव डायरेक्शन। आजकल के टाइम में क्या होता है, इतनी ज्यादा बिजीनेस की वजह से जो इसमें ऐसा हो जाता है कि भाई सिर्फ कुछ पॉइंट्स इसमें मिस किए जाते हैं, ठीक है, उतना रेलिवेंट लोग नहीं लेके चलते। जैसे सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत बताया, ठीक है चलो, बट नाउ डेज इन मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्रिप्शन सर्व्स मियरली टू गिव डायरेक्शन अबाउट द डोजेज फॉर्म, नंबर ऑफ डोजेज फॉर्म कितनी सप्लाई हो रही है, किस तरीके से। अब आ जाते हैं हम डोजेज कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रंस। मैंने कहा ना कि हर जैसे पेशेंट है, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग उसको कितनी डोजेज फॉर्म उसको देनी चाहिए, वो सब उसमें बताया जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको कितनी देनी है, कोई यंग है उसको कितना देना है, ओल्ड एज का कोई पेशेंट है उसको कितना देना है। अब आ जाते हैं डोजेज कैलकुलेशन फॉर चिल्ड्रंस पे, ठीक है। उसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो इन्फेंट्स के और चिल्ड्रन के डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंग उनको फिट दिए जाते हैं। जैसे कि इसमें फॉलोइंग रूल्स है, अगर कोई छोटा बच्चा है 2 से 12 साल का है तो हम उसमें क्या करेंगे, चाइल्ड डोज कितने उसकी एज के अकॉर्डिंग, अडल्ट डोज को उसके अडल्ट डोज जितनी है उसके मानो सपोज अब आप लगा लो कि पैरासीटामोल है 500 mg है, ठीक है, लेकिन कोई 6 महीने का बच्चा है, बुखार तो उसको भी है। अब हम उसको 500 mg की मेडिसिन तो नहीं दे सकते, दे सकते हैं तो बताओ, दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं मैम, है नहीं। ना। 500 mg का एक छोटा सा बच्चा इन्फेंट है, वो क्या वो झेल पाएगा? नहीं झेल पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, आपने कहीं मार्केट में देखे भी होंगे 2.5 mg, ठीक है, ईच सिरप ईच 5 ml कंटेन पैरासीटामोल 2.5 mg या फिर 3.5 mg, इस तरीके से होता है, क्योंकि उनकी डोज, वो बच्चे जो छोटे हैं वो नहीं उसको रेजिस्ट कर पाएंगे ना, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें हम वैसे डोज देते हैं। यही कोई अगर बड़ा यंग पर्सन है, आप और हमारी जितनी एज का कोई पर्सन है, वो रेजिस्ट कर लेगा 500 mg, वो 625 mg तक भी झेल लेगा, ठीक है। लेकिन कोई ओल्ड एज है, वो भी सेंसिटिव है, उसको भी हम लोग नहीं उसके साथ कर सकते, ठीक है। तो उसमें इसमें आ जाएगा, एक तो यंग रूल आ जाएगा आपका, एक क्लैक्स रूल आ जाएगा, एक फ्राइड रूल फॉर इन्फेंट्स अप टू 2 years। मेनली ये रूल्स बनाए गए हैं छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। इसमें आपके जो है डोजेज फॉर्म, इंडिविजुअल डोज कितनी है, एमजी कितनी है, बॉडी का वेट कितना है, छोटा बच्चा है उसकी बॉडी बहुत मतलब बहुत कम वेट की है, तो उसके लिए कितना सूट करेगा, अगर हम लोग हैं हमारे लिए कितना सूट करेगा, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन अराइव हो जाते हैं। व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन से आप क्या समझते हो, ठीक है। कैलकुलेशन जो डोज की है
डोज ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड ऑफ 5 years, डोज आप कैलकुलेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। अगर कोई 100 mg की टैबलेट एडल्ट डोज वाली है, उसको 5 साल के बच्चे को आप किस तरीके से दोगे, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस फॉर्मूले बताए हैं ना, यंग रूल, क्लार्क्स रूल, फ्राइड रूल, ये सब इस पे इम्प्लीमेंट होंगे, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ओके, ठीक है। अब हम इसके बारे में करेंगे कि इसमें प्रिस्क्रिप्शन कैलकुलेट डोज वाला तो हमारा हो गया, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसमें कि हमारी कितने तरीके के डोजेज फॉर्म है, ठीक है। डाइल्यूएंट से साइज ऑफ डोजेज फॉर्म इज लार्ज एनफ टू हैंडल इजिली, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का मेन, देखो जो मोटो होता है फार्मासिस्ट का, हमारा मेन मोटो ये होता है कि हम जो डोजेज फॉर्म दे रहे हैं, ठीक है, वो हम ऐसे दें जो सेफ हो, कन्वीनियंट हो, एक्यूरेट, बॉडी में जाए, इफेक्ट करे और टॉक्सिक इफेक्ट ना दे। ये तो मानते हो, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेथड एक ऐसा प्रोवाइड है मेथड फॉर सेफ एंड कन्वीनियंट डिलीवरी ऑफ एक्यूरेट डोज ऑफ ड्रग, कि हम किसी डोज को किस तरीके से सेफ तरीके से, कन्वीनियंट वे से हम बॉडी में लोगों के डोज उनको दें, ठीक है। दूसरा है प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कि हमारी जो ड्रग है वो आउटसाइड के इन्वायरमेंट से भी सेफ रहे, ठीक है। जो उसके इफेक्ट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोलिसिस है, रिडक्शन है, ये सब से बची रहे, उसके लिए हम टैबलेट को क्या करते हैं, कोट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है कि आपके प्रोडक्ट जो है डिग्रेड ना हो, गैस्ट्रिक इफेक्ट, प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय गैस्ट्रिक एसिड। कई बार ऐसा होता है, कई बार हम कोई ड्रग लेते हैं, ठीक है, जो हमारे गैस्ट्रिक वो है, लिक्विड है, फ्लूइड है अंदर, उससे भी ड्रग डैमेज हो जाती है। तो हम एक ऐसे सेफ कन्वीनियंट वे से लेकर चलते हैं ताकि हमारी जो ड्रग है वो बॉडी पे जितना रिक्वायर्ड इफेक्ट देना है उतना इफेक्ट दे, उसके बाद विदाउट एनी टॉक्सिक इफेक्ट वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम, अब जो हमारी डोजेज फॉर्म है उसको कई तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर टैबलेट है हमारी, तो हम उसको कोटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखी होंगी टैबलेट्स हमारी कई तरीके की होती है। कितने तरीके की होती हैं टैबलेट्स, कोई बता सकता है? कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बताती हूँ। हमारी जो ड्रग्स हैं वो हमारी होती है अनकोटेड, ठीक है, कोटेड, एंटारिक कोटेड, शुगर कोटेड होती हैं, ठीक है। इसमें आप देख भी रहे होगे पॉइंट, इसमें क्या है, एंटारिक कोटेड जो हमारी है वो टैबलेट या कैप्सूल्स हमारे इसलिए एंटारिक कोटेड फॉर्म में होते हैं ताकि वो हमारे गैस्ट्रिक एसिड वाली जगह अगर जाएं, ठीक है, तो वहां पे डिजॉल्व इजिली हो जाए और एल्कलाइन पीएच में मेंटेन रहे, कोई इफेक्ट गलत हमारी बॉडी को ना दे, ठीक है। अब उसमें और दूसरा हम मास्किंग इसलिए करते हैं कि बहुत सी प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा कड़वी होती हैं, बिटर होती हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा सॉल्टी होती है, ऑफेंसिव ऐसा टेस्ट होता है जो हमारे पेशेंट्स उसको नहीं ले सकते, कंपैटिबल नहीं हो सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को किसी फ्लेवर्ड सिरप में कोट करते हैं ताकि उसका अगर वो बिटर है तो मीठी लगे, अगर वो सॉल्टी, बहुत ज्यादा सॉल्टी है तो भी एक कोप अप हो जाए, उसके टेस्ट को हम लोग मेंटेन करते हैं। अब सपोज कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है या कोई भी पेशेंट है, अगर उसको हम बहुत ज्यादा बिटर देंगे तो वो उसको नहीं लेना चाहेगा, ठीक है। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, इस चीज को मास्क कर देते हैं, ठीक है। गिव द ड्रग्स विच आर इनसॉल्युबल और अनस्टेबल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन। कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी भी हैं कि जो ड्रग हमारी सॉल्युबल हो ही नहीं सकती, इनसॉल्युबल है, या अगर सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, या अगर सॉल्युबल भी हो जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाती हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, सस्पेंशंस देते हैं। उस मार्केट में बहुत सारे सस्पेंशंस आते भी है, जैसे पैरासीटामोल का भी आता है, ठीक है, बच्चों के ड्राई सिरप्स भी आते हैं। मतलब बहुत फार्मास्यूटिक्स जो है पर्टिकुलर एक वाइड वैरायटी है बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है जी। इसमें हम ड्रग को इस तरीके से पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करते हैं कि पेशेंट उसको ले सके और एक सेफ कन्वीनियंट डिलीवरी पेशेंट की बॉडी में ड्रग की हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्दर
ये पॉइंट्स आपने देख ही लिए हैं. गिव द ड्रग्स इन लिक्विड फॉर्म, ऑब्टेन रेट कंट्रोल एंड सस्टेन रिलीज ड्रग एक्शन. मतलब ये तो आपने देख लिया कि हमारी प्रोडक्ट सेफ कन्वीनियंट बॉडी में चली जाएं. ये भी पता लग गया कि हमारी जो ड्रग है वो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट से बची रहे. ठीक है. गैस्ट्रिक एसिड में जाके डिग्रेड भी ना हो, पेशेंट्स को कंपैटिबल भी हो, कि उनको बहुत ज्यादा मीठी मतलब कड़वी है तो मीठी हो के वो कोप अप हो जाए, और अगर कोई ड्रग इनसॉल्युबल अनस्टेबल है तो सस्पेंशन फॉर्म में हो जाए. ठीक है. अगर कोई ड्रग ऐसा है कि इफेक्ट नहीं दे रही है तो हम लोग ऐसे ढंग से उसको डिजाइन करते हैं कि वो एक कंट्रोल्ड मैनर में सस्टेन्ड रिलीज ड्रग एक्शन दे सके. उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? जी मैम. यस मैम. जी मैम. बहुत सारे तरीके की डोज. ओके. बहुत तरीके की हमारी डोजेज होती है. मैंने बताया ना, टैबलेट्स में होती हैं अनकोटेड टैबलेट, कोटेड होती हैं. ठीक है. ये तो हमारी होगी ऑरल डोजेज फॉर्म. ऑरल डोजेज फॉर्म होने के बाद कई लिक्विड डोजेज फॉर्म होती हैं, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है. मतलब हमारी डोजेज फॉर्म को हमने पेशेंट की कन्वीनियंस के हिसाब से डिजाइन किया है. ठीक है जी. अब आ जाते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में. सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हमारी क्या जो होती हैं मोस्टली एक्सटर्नल यूज में होती हैं. ठीक है. ये हमारी होती है, इसमें आपने देखे होंगे क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशंस. ठीक है. ये हमारे एक्सटर्नल यूज में सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं. सेमी सॉलिड से मुझे कोई बता सकता है कि सेमी सॉलिड से क्या मतलब है? सेमी सॉलिड से आप क्या समझते हो? कैन एनीवन टेल मी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म क्या होता है? In the state between solid and liquid. Pardon, please. The state between solid and liquid. Are you sure? Partly solid, partly liquid. Maybe you are not properly Its correct. its consistency is thicker than liquid. इसको अगर आप डिफाइन करेंगे ना, सेमी का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी Partially. हाँ, एक्सक्यूज बोलिए. मैम. सेमी सॉलिड होता है या सेमी लिक्विड, जैसे कफ सिरप आती है बच्चों की, वो जो है सेमी लिक्विड के फॉर्म में होता है. या कोई जेल आती है जैसे माउथ जेल हो गया, वो सेमी लिक्विड के फॉर्म में, सेमी सॉलिड के फॉर्म में. बेटे यहाँ पे आप लिक्विड फॉर्म में आपने गलत बताया. ठीक है. सेमी लिक्विड नहीं होता है. मैंने आपको अभी, या तो आप लेक्चर ध्यान से नहीं सुन रहे हो. सस्पेंशन होता है जब कोई हमारे पार्टिकल्स हमारे सॉल्युबल नहीं है. मैंने अभी पहले प्रीवियस पॉइंट में बताया, इफ सम पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल, ठीक है, तो हम उनको ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो सस्पेंशन फॉर्म में रहें. ठीक है. कई बार ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट्स हमारे स्टेबल नहीं होती, इसलिए भी हम लोग उसको सस्पेंशन फॉर्म में होते हैं. वो सस्पेंशन फॉर्म होती है, सिरप सस्पेंशन. ठीक है. उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हें हम सेमी लिक्विड नहीं कह सकते. ठीक है. और सेमी सॉलिड में ये होता है कि सेमी मतलब हाफ. ठीक है. सॉलिड मतलब, सॉलिड को तो सब जानते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तो पढ़ा है हमने. ठीक है. सेमी सॉलिड का मतलब है कि बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो, लिक्विड भी ना हो, बहुत ज्यादा हार्ड भी ना हो, सेमी सॉलिड. ठीक है. उसमें आपके आ जाते हैं क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशंस. ठीक है. लिनीमेंट्स आपने सुनी होंगी. ये सब आपके आ जाते हैं सेमी सॉलिड में. ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमने रूट्स क्यों बनाए हैं? ताकि हमारा पेशेंट कंपैटिबल हो. आपके सामने ये पॉइंट्स आ भी रहे होंगे. ऑरली एडमिनिस्ट्रेड डोजेज फॉर्म में क्या आ जाता है आपका? सॉल्यूशंस आ जाते हैं, सिरप्स आ जाते हैं, एलिक्सर्स आते हैं, सस्पेंशन आते हैं, इमल्शन आते हैं. ठीक है. ये सब आपके आ जाते हैं. इसमें सेमी लिक्विड नहीं है. ठीक है. ये आपके इसमें आ जाते हैं. पैरेंटल्स में आपके आएंगे इंजेक्शंस, पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन. ठीक है. सॉरी, जब और रैक्टल रूट से हमारी आ जाती है, सपोजिटरीज आ जाती हैं, ऑइंटमेंट पाउडर सॉल्यूशन आ जाते हैं. टॉपिकल में हमारी आ जाती है, मैंने आपको बताया टॉपिकल का मतलब होता है जो टॉप पे यूज होती हो. ठीक है. फॉर एक्सटर्नल यूज उसमें आ जाता है आपका ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, लोशन, जेल, जो आप एक्सटर्नली यूज कर रहे हो, जिसको आप अंदर इनटेक नहीं कर रहे हो, दैट इज
external, that are topical. ठीक है जी? Are you getting my point? Yes, ma'am. Okay. अब आ जाते हैं हम, ये तो हो गई आपकी टाइप्स, ठीक है। इसमें कुछ हम एडिटिव्स भी डालते हैं ताकि हमारी जो डोजेज फॉर्म है डिजायर्ड फॉर्म में रहे, ठीक है। जितना हम उसमें इफेक्ट चाह रहे हैं वो प्रॉपर हमें इफेक्ट दे सके, ठीक है। सॉल्वेंट आर यूज टू डिसॉल्व द ड्रग्स। ज्यादातर हमारे कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं जो हमारे ड्रग को डिसॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। दीज सॉल्वेंट्स में भी एक्वेस और नॉन एक्वेस, बहुत से ऐसे होते हैं जो एक्वेस हो सकते हैं, नॉन एक्वेस हो सकते हैं। बेस हमारे ज्यादातर सेमी सॉलिड में यूज होते हैं। कभी आपने किसी मार्केट में कोई प्रिपरेशन उठा लेना, घर में भी कोई आपने देखी हो, जेल, पेन जेल लाए हो मार्केट से कभी घर? जी मैम। कभी उसका क्लेम ध्यान से देखा? क्लेम होता क्या है? कभी उसका क्लेम आपने देखा हो? जानकारी के लिए बता रही हूँ, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, अब देख लेना, ठीक है। उसमें हमेशा लिखा होता है जेल बेस, या कोई ऑइंटमेंट आप लाए हो अपने लिए तो उसमें मेडिकल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसके नीचे हमेशा लिखा होता है ऑइंटमेंट बेस। वो बेस हमारा यूज होता है सेमी सॉलिड में, ठीक है। अब आ जाते हैं डिसइंटीग्रेटिंग, ये हमारे हैं एक्सिपिएंट्स जिनकी हेल्प से हमारी प्रोडक्ट इफेक्टिव होती है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट वो एजेंट्स होते हैं जो हमारी डोजेज फॉर्म में डाले जाते हैं, ठीक है, टू डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स टू गिव इट ड्रग कंटेंट टू द बॉडी। इसका एग्जांपल आपने वो वाली कभी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी एस्प्रिन की, डिस्प्रिन की आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है? Dosage forms from ingested must disintegrate into smaller particle to give its drug content to the body. For example, in tablet, disintegrating agent are added to break the tablet into smaller particles. Advertisement में कभी आपने देखा हो कि डिस्प्रिन जो हमारी है, जब वो पानी में डालते हैं तो पार्टिकल्स हमारे टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि हम उस डोजेज फॉर्म में ऐसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालते हैं जब हमारी बॉडी में जाए तो जो हमारी ड्रग है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए और हमारी बॉडी में सॉल्युबल होकर प्रॉपर इफेक्ट दे, ठीक है जी। इसमें फॉर्म गिवर्स, दीज एडिटिव्स आर एडिड टू गिव डिजायर्ड फिजिकल फॉर्म। हम ये एक्सिपिएंट्स या एडिटिव्स इसलिए डालते हैं ताकि हम उस किसी भी डोजेज फॉर्म को प्रॉपर एक डिजायर्ड फिजिकल फॉर्म दे सकें, जैसे कि सर्फेक्टेंट्स, हाइड्रोकोलाइड्स, इमल्शंस, सस्पेंशंस are stabilized by the emulsifying agent and suspending agent respectively, ठीक है जी। अब आ जाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में कोई बता सकता है? चलिए मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स होते हैं, these are the material which are added in dosage form to make the acceptable to the patient, coloring agent to give good appropriate color to the dosage form। हमारी ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स हम प्रोडक्ट्स में इसलिए डालते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट सुंदर लगे, अच्छी लगे और पेशेंट एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। कलरिंग एजेंट हम जैसे टू गिव गुड एप्रोप्रिएट कलर टू द डोजेज फॉर्म, जैसे छोटे बच्चों के सिरप्स होते हैं, अगर हम उन्हें कोई कलर नहीं देंगे तो बच्चे अट्रैक्ट होकर नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे मैंगो सिरप आते हैं मार्केट में, लेमन सिरप आते हैं, ऑरेंज सिरप आते हैं, स्ट्रॉबेरी सिरप आते हैं, वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि ताकि जो हमारा पेशेंट है वो कंपैटिबल हो सके ड्रग के साथ और वो उसका इंटेक इजीली ले सके। फ्लेवरिंग एजेंट होता है टू गिव अ सुटेबल प्लेजेंट फ्लेवर टू द प्रिपरेशन एंड इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट इन लिक्विड्स डोजेज फॉर्म। स्वीटनिंग एजेंट डालते हैं ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है, हमारी डोजेज फॉर्म जो है वो मीठी लगे, ठीक है, बिटर टेस्ट उसका ना आए, उसका हम टेस्ट मास्क कर देते हैं। अब आ जाते हैं सम कॉमनली यूज डोजेज फॉर्म। सबसे पहले हमारी डोजेज फॉर्म मेन कॉमनली हम क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हमारी हो जाती है टैबलेट, ठीक है जी। टैबलेट हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म है फॉर ऑरल मेडिकेशन मेड बाय कंपैक्शन ऑफ सुटेबली प्रिपेयर्ड मेडिकामेंट ग्रेन्यूल्स बाय टैबलेटिंग मशीन। दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइजेस एज कोटेड एंड अनकोटेड फॉर्म। हमारी जो टैबलेट है ये एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है
जो ऑरली हम लोग इनटेक करते हैं, जो कंपैक्शन की हेल्प से बनता है। और सुटेबली प्रिपेयर्ड मेडिकामेंट हमारे ये बनते कैसे हैं? सबसे पहले जो हमारे सॉल्ट है उसके हम ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, ठीक है। ग्रेन्यूल्स बनाने के बाद उसे हम टैबलेटिंग मशीन में, ग्रेन्यूल्स ड्राई होने के बाद टैबलेटिंग मशीन में पंच करके उसकी टैबलेट बनाएंगे। और ये टैबलेट्स हमारी कई सारी शेप्स एंड साइजेस की होती हैं, इन कोटेड एंड अनकोटेड फॉर्म। अब आ जाते हैं कैप्सूल्स पे। कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म फॉर ऑरल मेडिकेशन इन विच ड्रग इज एनक्लोज्ड इन वाटर सॉल्युबल शेल। अब कैप्सूल हमारा एक सॉलिड डोजेज फॉर्म ही है। इसमें हम क्या करते हैं, जो ऑरल मेडिकेशन हमारी है, कैप्सूल और शेल के बीच में एनक्लोज्ड कर देते हैं। और वो जो कैप्सूल्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल शेल होते हैं, जो कि जब हमारे कैप्सूल्स हम इनटेक करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो जो हमारे वाटर सॉल्युबल शेल्स हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं। सॉल्युबल होने के बाद हमारी जो प्रोडक्ट है, जो हमारा मेडिकामेंट है, वो उसमें से रिलीज करके हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है जी। इसमें हमारे होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स, द हार्ड जेलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स, हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स हमारे होते हैं is used in the for the administration of solid, example B complex। B complex के कैप्सूल आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है। सॉफ्ट कैप्सूल्स हमारे होते हैं यूज्ड फॉर लिक्विड एंड सेमी सॉलिड, जैसे पुदीन हरा के कैप्सूल्स आपने देखे हैं, ठीक है। या ये हमारे सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हमारे कॉस्मेटिक में यूज होते हैं, जैसे फेशियल किट्स होती हैं उनके अंदर ये सॉफ्ट कैप्सूल्स, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, और वो उसमें होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉलिड, एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स आ जाते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन हमारे होते हैं पुदीना वाले कैप्सूल्स, या कॉस्मेटिक में हमारे यूज किए जाते हैं। ये स्पेरिकल होते हैं, अवॉइड या सिलेंड्रिकल होते हैं। और ये ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी आपने देखे होंगे येलो से, ठीक है जी। इमल्शन, अब आ जाते हैं इमल्शन पे। इमल्शन इज अ हेटेरोजेनियस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड। इमल्शन हमारे 2 इमिसिबल लिक्विड से मिलके बना होता है, 2 इमिसिबल लिक्विड से मिलके बना होता है। Are you getting my point? जी मैम। ओके, यस इमल्शन मैम। जो है 2 इमिसिबल लिक्विड, और हमारी इमल्शन 2 तरीके की होती है, ऑयल वाटर इमल्शन और वाटर इन ऑयल इमल्शन, इन विच वाटर ड्रॉपलेट आर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। ओके, अब आ जाते हैं सस्पेंशन पे। सस्पेंशन हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, consisting of finely divided insoluble solid particles suspended in a liquid medium. The solid particles settle on standing and a uniform dose may not be obtained as suspending agent. इसमें क्या है, हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं, ठीक है जी, जो 2 तरीके की इंसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को डिवाइड एक सस्पेंडेड लिक्विड मीडियम में बने होते हैं, ठीक है। लिक्विड मीडियम में बने होते हैं। सॉलिड पार्टिकल सेटिंग ऑन स्टैंडिंग एंड यूनिफॉर्म डोज मे नॉट बी ऑब्टेन्ड। उसमें कुछ सस्पेंडिंग एजेंट हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि वो पार्टिकल सस्पेंडेड हों। कुछ ऐसे जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट में बताया है कि कुछ हमारी डोजेज फॉर्म ऐसी होती है जो कि सॉल्युबल नहीं होती है, या सॉल्युबल हो भी जाती है तो स्टेबल नहीं होती, यानी कि इफेक्टिव नहीं होती, तो उसको हम सस्पेंशन फॉर्म में डिजाइन करते हैं। कि फाइनली आपने सस्पेंशंस का भी ध्यान करना, छोटे बच्चों के मोस्टली आते हैं क्योंकि वो लोग नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए ऐसे ढंग से डिजाइन किया जाता है जो वो इजीली ले सकें, ठीक है जी। इसमें यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड होते हैं पार्टिकल्स,
ठीक है, और वो लॉन्गर टाइम तक एक्शन देते हैं। अब आ जाते हैं लिनीमेंट्स पे। लिनीमेंट्स हमारे होते हैं लिक्विड प्रिपरेशन, alcoholic solution, oily solution or emulsions. They are applied with friction of skin, on the skin. ये एक तरीके से काउंटर इरिटेंट भी होते हैं और रूबिफिशिएंट एक्शन भी होते हैं। अब आ जाते हैं लोशंस पे। लोशंस हमारे जो है वो एक्वस सॉल्यूशन सस्पेंडेड यूज फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन सरफेस। लोशन हमारे क्या है, स्किन सरफेस पे अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, दे अप्लाई टू द अनब्रोकन स्किन विदाउट फ्रिक्शन। हमारी स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, जहाँ पे भी इफेक्टेड एरिया होता है, ये उसमें स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर कर फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है नी। इस और इससे ये इफेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं पेंट्स पे। पेंट आर द लिक्विड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। पेंट हमारे आपने देखे होंगे गम पेंट्स होते हैं, ठीक है, छालों वालों में यूज किए जाते हैं। ये हमारे जो होते लिक्विड ही है प्रिपरेशन, लेकिन ये एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं, ये इनटेक नहीं करते हैं हम, ये हमारे एक्सटर्नली ही यूज किए जाते हैं। दे में भी एक्वस और एल्कोहलिक सोल्यूशन, ये हमारी एक्वस फॉर्म में होंगे या फिर एल्कोहलिक सोल्यूशन की फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं ईयर ड्रॉप्स पे। ईयर ड्रॉप्स हमारी एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में डिस्पर्स्ड होती है, ठीक, इनटू द ईयर। कई बार ये समटाइम्स दे में कंटेन ग्लिसरीन और अल्कोहल एज सॉल्वेंट इसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है नहीं। जो जो हमारी फार्मास्यूटिक्स है बहुत वाइड है, और इसकी जो टाइप्स हैं वो भी बहुत ज्यादा वाइड है, कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट को इस वे से डिजाइन करते हैं कि हमारी जो पेशेंट्स हैं उनके लिए कंपैटिबल रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं गार्गल्स पे। गार्गल्स से आप क्या समझते हो? गार्गल्स से आप लोग क्या समझते हो? चलो एनीवेज मैं बता, गार्गल आर एक्वस सॉल्यूशन विच आर यूज्ड टू बी यूज्ड फॉर आफ्टर डाइल्यूशन विद वार्म वाटर। कई बार ऐसा होता है हमारे सॉर्ट में पेन होता है, ठीक है, या कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ तो हम गार्गल यूज करेंगे, कुछ हम वार्म वाटर लेंगे और उससे हम गार्गल करते हैं। दे ब्रिंग द मेडिकमेंट इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सॉर्ट टू गिव सिम्टोमेटिक रिलीफ। कई बार हमारे पेन होता है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोग सॉर्ट के लिए गार्गल यूज करते हैं, एंड मे ऑल्सो हैव सम एनाल्जेसिक इफेक्ट। इससे क्या होता है, जो हमारे सॉर्ट में पेन होता है वो कम हो जाता है। माउथ वॉशेज हो गए। माउथ वॉशेज हमारे लिक्विड प्रिपरेशन है टू वॉश आउट द माउथ एंड बकल कैविटी। माउथ वॉश हमारे माउथ को वॉश करने के लिए, बकल कैविटी को इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए और फ्रेशनेस फील करने के लिए माउथ वॉशेस यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक आर जनरली एडेड इन दिस प्रिपरेशन। इसमें ज्यादातर एंटीसेप्टिक होते हैं, जैसे क्लोरोहेक्सिडिन और सेट्रामाइड की प्रिपरेशन मार्केट में बहुत है, ठीक है जी। प्लेन क्लोरोहेक्सिडिन बहुत बनता है, आपने एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा, कोलगेट का स्प्लैश बहुत यूज होता है। तो ये जस्ट एक लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि इनफैक्ट फ्रेशनेस के लिए यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं नेजल ड्रॉप्स पे। नेजल ड्रॉप्स जो हमारी है वो एक्वस सॉल्यूशन है फॉर इंस्टिलेशन इनटू द नॉस्ट्रल्स। वो हमारे नोज में यूज करते हैं, ऑयली सॉल्यूशन होता है, और ये जो हमारे नेजल में इंफेक्शन होता है उसको दूर करने के लिए ये डोज हमारी यूज की जाती है। अब आ जाते हैं स्प्रे सॉल्यूशन में। स्प्रे सॉल्यूशन हमारे होते हैं एक्वस, अल्कोहल और ग्लिसरीन सॉल्यूशन फॉर एप्लीकेशन टू द मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट और नोज बाय मींस ऑफ एनी एटमोलाइजर। स्प्रे सॉल्यूशन हमारे ऐसे होते हैं, स्प्रे सॉल्यूशन हमारे एक्वस होते हैं, बिल्कुल मतलब एक्वस फॉर्म में होंगे, जैसे आपने रोल ऑन स्प्रे टाइप के देखे होंगे। कुछ मेडिकामेंट हमारी स्प्रे फॉर्म में बनी होती है, ठीक है, और स्प्रे जैसे हमारे आपने डिओड्रेंट्स देखे हैं, एरोसोल्स देखे हैं, ठीक है, ये हमारे यूज किए जाते हैं। अब आ जाते हैं इनहेलेशंस पे। इनहेलेशन आर सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ वॉलेटाइल एरोमेटिक और एंटीसेप्टिक सब्सटेंस। The vapor of these substances are inhaled by pouring them into hot water. Inhalation are useful for the relief of nasal congestion. Inhale हमारे ज्यादातर जब हम आप नॉर्मली भी सभी यूज करते हैं, ये हमारे कई बार आप इसको पढ़ो, मैं आपको 5 मिनट्स में ज्वाइन करती हूँ।
अब आ जाते हैं इनहेलेशन पे। इनहेलेशन जो हमारा सॉल्यूशन है, अब आ जाते हैं इनहेलेशन पे। इनहेलेशन जो हमारे सॉल्यूशन और सस्पेंशन ऑफ वॉलेटाइल एरोमेटिक और एंटीसेप्टिक सब्सटेंस हैं, ठीक है। इनहेलेशन हमारे होते हैं, जैसे आपने विक्स की इनहेलर देखा होगा, ठीक है। उसका मेन काम क्या होता है, वो एक ऐसे ढंग से सॉल्यूशन और सस्पेंशन हमारी बनी होती है जो कि एंटीसेप्टिक सब्सटेंस से उसमें होते हैं, वेपर्स होती है। उससे क्या होता है कि जब हम उसको प्रेस करते हैं और इनहेल करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो नेजल कंजेशन होती है उसको रिलीफ मिलता है। The vapors of these substances inhaled by pouring them into hot water। और इनहेलेशन हमारी ये मेनली यूज इसलिए की जाती है कि जब हमारी नेजल में या नोज में इन्फेक्शन होता है, कोल्ड का इन्फेक्शन होता है, नेजल कंजेशन होती है, तो हमारी ये प्रिपरेशन जो है वो इनहेल करके एंटीसेप्टिक सब्सटेंस के थ्रू हमारी नेजल कंजेशन को रिलीफ देता है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। एरोमेटिक वाटर्स हैं, ठीक है। एरोमेटिक वाटर्स हो गए क्लियर सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन होते हैं हमारे वॉलेटाइल ऑयल्स के से मिल के बने होते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस से। दे आर ऑल्सो नोन एज मेडिकेटेड वाटर, इन्हें हम मेडिकेटेड वाटर कहते हैं, और इन्हें फ्लेवर्ड और परफ्यूम्ड व्हीकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एरोमेटेड जो ऐसे डिओड्रेंट्स टाइप के होते हैं ना, परफ्यूम हो गए हमारे, फ्लेवर्ड हो गए, ठीक है, तो ये हमारे एरोमेटिक वाटर्स में आते हैं। सॉल्यूशन हमारे हैं और लिक्विड डोजेज फॉर्म। सॉल्यूशंस हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है जिसमें एक से ज्यादा सॉल्यूशंस का मतलब होता है जब किसी चीज में एक से ज्यादा सॉल्युबल ड्रग्स वाटर के अंदर डिजॉल्व हो, उसे हम सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है जी। कई सॉल्यूशंस में भी यूज इंटरनली। सॉल्यूशन हमारे जो हैं इंटरनली भी यूज होते हैं, एक्सटर्नली भी यूज होते हैं। जिसका एक्सटर्नली में हमारा है टॉपिकल, एक हमारा होता है सॉल्यूशन होते हैं माइनोक्सिडिल और फिनास्टेराइड के, ठीक है। तो एक से ज्यादा सब्सटेंस हो गए ना, तो वो सॉल्यूशन में आ गए और एक्सटर्नल प्रिपरेशन के हो गए। वो मोस्टली हमारे हेयर फॉल को रिलीफ करने के लिए वो कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन और लिक्विड डोजेज फॉर्म में भी होते हैं और सॉल्यूशंस हमारे एक्सटर्नल में भी यूज होते हैं। जब दो सॉल्ट को मिलके बना हो दैट इज सॉल्यूशंस, और ये हमारे दो तरीके से यूज होते हैं, इंटरनली और एक्सटर्नली फॉर द स्पेसिफिक थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। हमारी बॉडी को थेरापेटिक इफेक्ट देने के लिए ये डोजेज फॉर्म हमारी डिजाइन की गई है। अब आ जाते हैं डाउचेस पे। डाउचेस हमारे an aqueous सॉल्यूशन है यूज्ड फॉर क्लींजिंग एंड एंटीसेप्टिक एजेंट इनटू बॉडी कैविटी। डाउचेस हमारी बॉडी कैविटी को क्लींस करने के काम आते हैं। डाउचेस आर मोस्टली डिस्पेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। ये हमारे या तो पाउडर के फॉर्म में होते हैं या हमारी जो है वार्म वाटर के साथ डिजोल्व करके यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं एनिमास पे। एनिमास हमारे रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है टू इवैक्यूएट द बाउल टू इफेक्ट अ लोकल डिजीज। ये नॉर्मली हमारी लोकल डिजीज होती है जिसको क्योर करने के लिए एनिमास हमारे यूज किए जाते हैं। अब आ जाते हैं
अब आ जाते हैं इस पे सिरप्स पे। सिरप्स आर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर लाइक सुक्रोज इन वाटर। सिरप्स हमारे जो हैं सुक्रोज शुगर को जो वाटर में मिक्स सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है जी। तो सुक्रोज सॉल्यूशन जो हमारा बनता है सिंपल सिरप, when the syrup contains some medicinal substance, it is used in known as medicated syrup। जब उसमें कुछ मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, बाकी शुगर सॉल्यूशन होता है, दैट इज नोन एज मेडिकेटेड सिरप। समटाइम ग्लिसरीन और सॉर्बिटोल इसमें यूज होता है, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा सॉर्बिटोल, कुछ फार्मास्यूटिकल प्लांट्स ऐसे हैं जिन्होंने सॉर्बिटोल फेक यूज करना शुरू कर दिया, यूज नहीं करते थे अपनी प्रिपरेशंस में, जिसका इफेक्ट होता था कि कई बार कुछ सिरप्स की वजह से कुछ बच्चों को या नॉर्मल पीपल्स को नुकसान तक होने की बात आ गई थी। तब से हमारे जो सेंट्रल ड्रग हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं। सेंट्रल ड्रग SGSCO बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं सिरप्स की, जितनी इंटरनल हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए। तो ये हमारे जो सॉर्बिटोल है वो बहुत बेस का काम करता है, और ये इसीलिए यूज होता है कि भाई ताकि हमारे एडेड इन सिरप टू रिटार्ड द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज, ठीक है। तो और टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। सॉर्बिटोल हमारा मेन बेस होता है, यूज इसलिए किया जाता है ताकि हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो सॉल्युबल हो सकें। और ये सॉर्बिटोल आजकल कुछ फार्मास्यूटिकल प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इन्हें नहीं यूज कर रहे हैं, वैसे दिखा रहे हैं कि हम यूज करते हैं, बट क्वालिटी का यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी सेंट्रल टीम है वो बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है फार्मास्यूटिकल प्लांट्स पे, कि वो अगर यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर मैनर में यूज करें, अदरवाइज यूज ना करें अगर वो क्वालिटी नहीं दे सकते, ठीक है। अब आ जाते हैं म्यूसिलेजेस पे। म्यूसिलेजेस आर थिक विस्कस एडेसिव लिक्विड होते हैं हमारे, ठीक है, जो कि गम्स के लिए यूज होता है, डिस्पर्सिंग गम इन वाटर बाय एक्सट्रैक्टिंग म्यूसिलेजेस इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम वेजिटेबल, ठीक है। अब आ जाते हैं एलिक्सर्स पे। एलिक्सर्स हमारे क्लियर स्वीट एंड फ्लेवर हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड है फॉर अल्कोहल। सॉल्वेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्लिसरिन्स पे। ग्लिसरिन हमारे जो सॉल्यूशन है, मिक्सर है, ड्रग सब्सटेंस इन ग्लिसरिन, किस तरीके से हमारे ग्लिसरिन और ड्रग सब्सटेंस मिक्स हो पा रहे हैं, ठीक है। दिस प्रिपरेशन कंटेन नॉट लेस देन 50% बाय वेट ऑफ ग्लिसराइन एंड आर एक्सट्रीमली विस्कस। सपोस्ट्रीज अब नेक्स्ट हमारा है सपोस्ट्रीज। सपोस्ट्रीज हमारी स्पेशली फॉर्मुलेटेड होती है, सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, जो कि इंसर्शन की यूज होती है रेक्टम में, वेजाइना में, यूरेथ्रा में, जहाँ जो भी बॉडी कैविटीज हैं वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए सपोस्ट्रीज डिजाइन की जाती है। वो एक सॉलिड डोजेज फॉर्म में आती है, ठीक है। और जो बॉडी कैविटीज हैं एक्सेप्ट माउथ, वहां पे यूज किया जाता है। दे मेल्ट, वो ऐसे ढंग से डिजाइन किए जाते हैं कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को लेकर वो मेल्ट हो जाती हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं बॉडी में टू रिलीज द मेडिकामेंट एंड प्रोड्यूस लोकल एंड सिस्टमेटिक एक्शन। कई बार ऐसा है कि कुछ जो हमारे इनर पार्ट्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में सपोस्ट्रीज यूज की जाती है ताकि लोकल और सिस्टमिक एक्शन दिए जाए। लोकल से सभी समझते होंगे, लोकल का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट पे जो हम कोई डोजेज फॉर्म को यूज करते हैं, दैट इज लोकल इफेक्ट, ठीक है जी। इसके क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि डोजेज फॉर्म का मतलब क्या है, डोजेज फॉर्म से आप क्या समझते हो, ठीक है। और मैंने आपको इस यूनिट पे एडिटिव्स बताए हैं कि डोजेज फॉर्म में हमारे कौन कौन से एडिटिव्स यूज होते हैं। एडिटिव्स हमारे हो जाएंगे जैसे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट टैबलेट फॉर्म में, बाइंडिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्युबल एजेंट हो जाएगा हमारा। तो ये जो हमारे एडिटिव्स हैं वो इसमें यूज होंगे कि कौन कौन से एडिटिव्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसको डिजाइन करने, डोजेज फॉर्म को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। अब आ जाता है पैकिंग ऑफ डोजेज फॉर्म। अब आपने ये भी समझ लिया कि हमारे फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मास्यूटिकल्स क्या है। आपने ये भी जान लिया कि हमारी जो डोजेज फॉर्म है, डोजेज फॉर्म का मतलब क्या है। ये भी पता लग गया कि डोजेज फॉर्म कितनी तरीके की होती है। ये भी हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी जान लिया कि हम के डोजेज फॉर्म को एडिटिव्स की हेल्प के साथ किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं और कितनी फॉर्म में कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, जब हमने बना ली किसी चीज को, बना लिया, अब उसको मार्केट में उतारने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग ऑफ डोजेज फॉर्म। हम लोग ये ध्यान करेंगे कि पैकिंग जो है हमारी डोजेज फॉर्म की वो कैसी है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो अट्रैक्ट हो सकें,
ठीक है। या ऐसा है कि बहुत से पेशेंट हमारे ऐसे हैं जो लेमैन हैं, जो नहीं जानते कि कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, कि हम कैसे पैकिंग दें कि जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए कंपैटिबल भी हो, हमारी डोजेज फॉर्म भी अच्छी लगे और उन तक पहुंच सके और स्टेबल भी रहे। द प्रॉपर पैकिंग, लेबलिंग, स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। कि हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम मुद्दा ये हो जाता है जब हमने कोई चीज बना ली है कि हम लोग उस प्रोडक्ट को जब हम मार्केट में लेके आ रहे हैं तो ऐसे ढंग से लेके आए कि हमारी प्रोडक्ट स्टेबल भी रहे, एफिकेसिस भी रहे, इफेक्टिविटी पे भी उसकी कोई इफेक्ट ना पड़े। डिफरेंट स्पेसिफिकेशन आर रिक्वायर्ड फॉर पेरेंट्रल्स और नॉन पेरेंट्रल। जो हमारी पेरेंट्रल्स हैं वो हमारे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उसके लिए हमें बहुत तरीके से स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है कि हम तरीके से उसको पैक करें। नॉन पेरेंट्रल्स हैं उनको हम कैसे पैक कर सकते हैं, बल्क कंटेनर्स हमारे हैं, ग्लास के, प्लास्टिक के, मेटल के, तो कंटेनर हमारे मोस्टली यूज होते हैं, ठीक है, इस चीज को करने के लिए। अब आ जाते हैं, ये तो पैकिंग ऑफ डोजेज फॉर्म। अब चलते हैं कि हमारे कितनी तरह क्या क्या हम लोगों के पैकिंग में होता है। इमीडिएट कंटेनर इज दैट इन विच इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द प्रिपरेशन एट ऑल टाइम। हमारे सबसे पहले हमारे क्या यूज होते हैं, कंटेनर्स। उसमें क्या है, हर चीज के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। देयर आर सम डिजायरेबल फीचर्स ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर मस्ट बी रिजिड। कंटेनर ये है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हेड रख के, ठीक है, ये हमेशा। पर कंटेनर के साथ ये भी दिक्कत है कि वो रिजिड है, ठीक है, एनफ टू विथस्टैंड वेयर टियर ड्यूरिंग नॉर्मल हैंडलिंग। थोड़ा सा भी हमने उसको कैसे भी हैंडल किया तो डैमेज हो सकता है, कंटेंट हमारा बाहर निकल के गिर सकता है, ब्रेकिंग, और जब बाहर निकलेगा तो टैबलेट या जो भी हमारी डोजेज फॉर्म है वो टूटेगी, नुकसान होगा, ठीक है। कंटेनर मटेरियल शुड नॉट रिएक्ट विद कंटेंट्स। जो कंटेनर का मटेरियल है वो कंटेंट के साथ रिएक्टिविटी वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम हर चीज का अगर कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है, अगर हमें ये लग रहा है कि चलो एक जगह पे साइड ड्रग है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि हमारे जो कंटेनर्स है वो रिजिड होते हैं, ठीक है, मटेरियल जो हमारे हैं रिएक्ट तो नहीं कर जाएगा, हमारा जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म जो हम उसमें दे रहे हैं पैकिंग करके कंटेनर में, डिटीरियोरेट तो नहीं होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो नहीं फिर उस पर इफेक्ट करेंगे। तो कुछ ऐसे सम पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम लोग कंटेनर्स को प्रेफर भी करते हैं, नॉन प्रेफर भी करते हैं। जैसे कि अगर कंटेनर को हमने ध्यान से नहीं रखा तो हमारी जो कंटेंट है उसमें से मॉइस्चर लॉस कर सकता है, कंटेंट लीकेज हो सकती है, डर्ट और माइक्रोबियल कंटामिनेशन के बीच में टच में आ गया तो भी परेशानी है। कंटेनर को हम स्टेरिलाइजेबल कैसे करेंगे विदाउट एनी चेंज, प्रोटेक्शन उसको किस तरीके से देंगे। तो ये सम पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि हमारे कंटेनर्स को अगर हम लेते हैं तो क्या रहेगा, नहीं लेते हैं तो क्या रहेगा। कंटेनर शुड गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट। कंटेनर को ऐसे ढंग से रखना कि लाइट से भी प्रोटेक्ट रहे। आपने कई बार देखा होगा मेडिसिन पे लिखा होता है स्टोर एट कूल ड्राई डार्क प्लेस, ठीक है, या स्टोर फ्रॉम कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस, या इस तरीके के पैकिंग में हम लोग ये चीजें लिखकर भेजते हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज हो जाती है कि हम अपनी डोजेज फॉर्म को पेशेंट तक पहुंचाए विदाउट एनी किसी भी लॉस के। कंटेनर मस्ट नॉट बी इम्पार्ट एनीथिंग टू द कंटेंट। कंटेनर मस्ट बी इजी टू लेबल। मतलब ऐसे ढंग से हम उसको डिजाइन करें कि लेबल भी उस पर सही से इजीली पढ़ा जा सके, ठीक है, सुंदर भी लग सके। अब मेन है जब मार्केट में कोई चीज आ रही है पेशेंट उसको लेगा तो वो उसको पढ़ सके, उसको अच्छा अट्रैक्ट हो सके। ये बहुत से पॉइंट्स उसमें मैटर कर दिए जाते हैं, मैट इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब कंटेनर हमारे कितने तरीके के हैं, कंटेनर हमारे दो तरीके के हैं अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द कंटेंट फ्रॉम एक्सटर्नल कंडीशन, ठीक है। एक कंटेनर हमारे इस तरीके के होते हैं जो एक्सटर्नल कंडीशंस को से कंटेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक हमारे ऐसे होते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर दे कंटेन, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कहीं पे स्टोर एट अ कूल ड्राई डार्क प्लेस, तो सुना ही है। और एक ये भी होता है कीप द बॉटल टाइटली क्लोज्ड या इन कीप द कंटेंट स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स। तो ये आ जाते हैं। एक तो हमारा वेल क्लोज्ड कंटेनर होते हैं, इसमें क्या है कि जो जो कंटेनर है वो एक्सटर्नल सॉलिड और लॉस ऑफ कंटेंट से प्रोटेक्ट रहेगा अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ऑफ हैंडलिंग एंड शिपमेंट। कि प्रॉपरली हमारा जो कंटेंट है जब मार्केट में जाए तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस
को ध्यान में रखते हुए शिपमेंट में कि जा रहा है, स्टोर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मार्केट तक पहुंच रहा है, तो हम कई तरीके के कंटेनर्स यूज करते हैं। वेल क्लोज्ड, टाइट कंटेनर्स, हर्मेटिकली सील्ड। टाइट कंटेनर्स में आपके आ जाएंगे कि जिसमें आपके एक्सटर्नल लिक्विड जाते हैं, सॉलिड एंड वेपर जाते हैं। इट शुड प्रिवेंट चेंजेस ड्यू टू एयर फ्लोरेसेंस और इवेपोरेशन से बचाने। ऐसे टाइट कंटेनर्स इसलिए यूज होते हैं कि कुछ हमारी ड्रग डोजेज फॉर्म ऐसी है जो कि बहुत सेंसिटिव है, जो कि थोड़ा सा इन टच में आते ही इवेपोरेट या ऐसा होता है कि डैमेज इवेपोरेट हो सकती है। तो उसके लिए हम टाइट कंटेनर यूज करते हैं ताकि हमारी जो डोजेज फॉर्म है कंटेमिनेशन से फ्री रहे, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में ना रहे और इवेपोरेट होने से बचे। अब आ जाते हैं हर्मेटिकली सील्ड। These container will not allow air. इसमें क्या होता है, इन कंटेनर्स में एयर को अलाउ नहीं किया जाता, ठीक है, अदर गैस टू पास थ्रू द कंटेनर अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ हैंडलिंग। ये बस ये है कि एक तो एयर नहीं पास होगी, कोई गैस नहीं पास होगी, बाकी ये नॉर्मल कंडीशंस में हम इन्हें हैंडल कर सकते हैं। ये स्टेराइल भी होते हैं, स्टेराइल प्रिपरेशन को होल्ड करने में मोस्टली इसमें स्टेराइल प्रिपरेशन जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं लाइट रेसिस्टेंट कंटेनर। बहुत से आपने सिरप देखे होंगे जो एम्बर्ड ग्लास के होते हैं या एम्बर्ड प्लास्टिक कंटेनर होते हैं। वो एम्बर इसलिए होते हैं ताकि हमारी जो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है, सपोज सिरप्स आपने देखे होंगे मोस्टली, ये इसलिए होते हैं ताकि हमारी जो लाइट है वो डायरेक्ट जो डोजेज फॉर्म के कंटेक्ट में ना आए। क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट बॉटल होगी और अगर किसी ने स्टोरेज उसको डार्क प्लेस पे नहीं किया तो उसका नुकसान ये हो जाता है कि जो हमारे केमिकल्स है वो डे बाय डे डिग्रेड होते हैं। अगर लेकिन वो लाइट के टच में रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी डिग्रेड होते हैं। कुछ ऐसा है लाइट सेंसिटिव है तो भी डिग्रेड हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग एम्बर्ड ग्लास या एम्बर्ड प्लास्टिक कंटेनर्स या ओपेक हम लोग इसमें यूज करते हैं ताकि फोटोकेमिकल डिटेरियोरेशन ना हो, यानी कि लाइट से इफेक्ट पड़ के कोई भी डोजेज फॉर्म हमारी डिटेरियोरेट यानी कि खराब ना हो। टेम्पर एविडेंट कंटेनर, कुछ ऐसे कंटेनर यूज करते हैं हम जो कि इजीली इरिवर्सिबल हों, ठीक है, और इजीली टेम्पर ना हो सके। एक ऐसे होते हैं जो चाइल्ड रेजिस्टेंट होते हैं। बहुत से कंटेनर्स की बच्चे अगर खोलना भी चाहे, घर में अगर मेडिसिन रखी हैं, बच्चे खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ऐसे डोजेज फॉर्म को पैक करते हैं कि जो चाइल्ड है वो ना खोल पाए, चाइल्ड रेजिस्टेंट रहे। These type of container are designed in such a way that cannot be opened by the children. According to number they contain in the category, they can be, एक तो होते हैं हमारे सिंगल डोज कंटेनर, ठीक है। सिंगल डोज कंटेनर में ये हमारे मोस्टली यूज होते हैं पैरेंटल्स में। These container are used to provide a single dose of the medicament. उसमें क्या होता है, एक पैकिंग में एक ही मेडिकामेंट होगा। These container once opened cannot be resealed to maintain sterility. अगर ये एक बार खुल जाएंगे तो दोबारा यूज नहीं होंगे। जैसे आपने पैरेंटल्स में एम्प्यूल्स देखे होंगे, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, देखते हैं कि इंजेक्शन लिए जा रहे हैं, एम्प्यूल्स में से फिल होते हैं, ठीक है, देखे होंगे सभी ने। मल्टी डोज कंटेनर होते हैं बहुत से। these container allow withdrawal of successive dosage without changing the strength of effective purity and remaining content. मतलब इस बहुत से मल्टी डोज कंटेनर्स का इसलिए यूज होते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ, जो मेडिसिन है उनकी स्ट्रेंथ, उनकी प्योरिटी और उनके कंटेंट्स रिमेन रहे। मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कंटेनर, इसमें हम लोग क्या क्या मटेरियल यूज कर, किन किन मटेरियल से कंटेनर बनते हैं हमारे। ग्लास कंटेनर बनता है, ग्लास से बनते हैं हमारे, ठीक है। ग्लास कंटेनर यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। हमारे 4 टाइप के ग्लास कैटेगरी होती है। हाईली रेजिस्टेंट, ट्रीटेड सोडा, सोडा लाइम, जनरल पर्पस ऑफ सोडा लाइम ग्लासेस। इस तरीके के हमारे ग्लासेस यूज किए जाते हैं, ठीक है। सोडा लाइम ग्लासेस में क्या होता है, सिलिका से प्रिपेयर्ड होते हैं, सोडा ऐश एंड लाइमस्टोन की हेल्प से बने होते हैं। इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ एक्वस पेरेंटल प्रिपरेशन। ये एक्वस पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए सुटेबल नहीं होते हैं क्योंकि इसमें हाई कंसंट्रेशन के एल्कली ऑक्साइड्स और एल्कनिटी टू एक्वस प्रिपरेशन इसमें होती है हमारी, ठीक है। दूसरे होते हैं सल्फर्ड ग्लास, जो कि सरफेस ऑफ सोडा लाइम ग्लास विद मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एट 500 डिग्री सेल्सियस के
हेल्प से जो बने हुए ग्लासेस होते हैं उन वो यूज किए जाते हैं। दूसरे होते हैं हमारे सिलिकॉन ट्रीटेड ग्लास, ठीक है। अब आते हैं बोरोसिलिकेट की, तो हमने अपनी लैब्स में भी देखे हैं कि बोरोसिलिकेट के ग्लासेस यूज होते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। इट इज हाईली रेजिस्टेंट, ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं ग्लास कंटेनिंग सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स, कंटेनर फॉर एल्कली सेंसिटिव। सबने 10th-12th में केमिस्ट्री की लैब्स में देखे होंगे बोरोसिलिकेट ग्लासेस बहुत ज्यादा सेंसिटिव, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं न्यूट्रल ग्लासेस, ये बोरोसिलिकेट के बने होते हैं लेकिन थोड़े सॉफ्टर होते हैं। ये ऑटोक्लेव के लिए यूज किए जाते हैं, ऑटोक्लेविंग मशीन के लिए, स्टेरलाइज पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, एल्कली सेंसिटिव मटेरियल जो के लिए यूज किए जाते हैं। कलर्ड ग्लास होते हैं हमारे, जो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स होती है उनके लिए हम लोग कलर्ड ग्लासेस को यूज करते हैं, जैसे कि एम्बर कलर्ड, रेड कलर ग्लास गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट। कलर्ड ग्लास हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमारे जो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स हैं उनको कोई हार्म नहीं हो। एडवांटेज के, अब आपने पढ़ लिया कंटेनर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप के होते हैं ये भी पता लग गया। अब पढ़ लेते हैं एडवांटेज क्या है ग्लास कंटेनर्स की। केमिकली इनर्ट होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है, गिव गुड प्रोटेक्शन, तो देते हैं हीट एयर मॉइस्चर से, लाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं, और वेरियस शेप में मोल्ड भी हो जाते हैं, इजीली टू क्लीन भी होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, कैन बी इजिली स्टेरलाइज्ड बाय मॉइस्ट एज वेल एज टू ड्राई हीट। अब किसी चीज की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होती है। इसकी डिसएडवांटेज क्या है, फ्लेकिंग हो जाती है, ठीक है, फ्लेकिंग हो जाती है, फ्लेकिंग हो जाती है, वेजिंग हो जाती है, ग्लास कंटेनर फ्रेजाइल होते हैं हमारे, हैवी होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो और ब्रेकेज होने के भी चांसेस होते हैं, ब्रेकेज होगा तो इकोनॉमिकली भी ये सुटेबल नहीं है। कोई भी अगर फार्मास्यूटिकल प्लांट है, अगर कोई अपनी मेडिसिन को इसमें ग्लास कंटेनर में पैकिंग करके बाहर आउटसाइड भेज रहा है, शिपमेंट के दौरान ही, शिपमेंट के प्रोसेस में ही वो ब्रेकेज हो जाती है, टूट जाती है, ठीक। तो इकोनॉमिकली भी ये थोड़ा सुटेबल नहीं है। तो उस केस में क्या है, प्लास्टिक यूज करते हैं। प्लास्टिक का ग्रुप ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट सिंथेटिक पॉलीमर्स की हेल्प से जो प्लास्टिक हमारी डिजाइन होती है, इंक्लूड लुब्रिकेंट, स्टेबलाइजर और प्लास्टिसाइजर्स की हेल्प से, पॉलीमर्स की हेल्प से हम एक मटेरियल होता है हमारा प्लास्टिक, जो कि हमारे कंटेनर्स की मैन्युफैक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कुछ सॉल्ट्स को मिलके वो बना होता है। पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको पीवीसी बोलते हैं हम, पॉलीस्टारीन, पॉलीथाइलिन, टेट्रापैथिलेट एटसेट्रा, ठीक है। ये इतने तरीके के हमारे जो हैं वो हमारे मटेरियल यूज होते हैं प्लास्टिक में, जिनकी हेल्प से हम लोग फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म को अपना प्लास्टिक में हम दे सकते हैं। इसीलिए जब हमने देखा कि ग्लास हमारे जो है फायदा तो दे रहे हैं लेकिन नुकसान उनका है, तो हम लोग एज जैसे फार्मास्यूटिक्स है डे बाय डे ग्रो कर रही है, इनोवेट कर रही है, और अगर ये लगता है कि किसी चीज में हमें बेनिफिट नहीं है तो हम लोग नई इनोवेटिव चीजों को लेके आते हैं। ग्लास जब हमें लगा कि सुटेबल नहीं है, ये इसमें फायदा है तो नुकसान भी है, तो हम लोग प्लास्टिक पे आ गए। प्लास्टिक में क्या होता है, एक तो हाईली फ्लेक्सिबल है, किसी भी शेप साइजेस में अवेलेबल होगी, हाँ थोड़ा रिजिड है, लाइट पर वेट में लाइट है, रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर है, ठीक है। लेबल कैन बी इम्प्रिंटेड, इसमें लेबल क्या है, पेस्ट इजीली हो जाएगा, ऑटोक्लेव में स्टेरलाइज भी होगा और थोड़ा चीपर भी है। तो इन पॉइंट्स के जरिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। पर इसकी डिसएडवांटेज क्या है, एक तो प्लास्टिक है, लो स्ट्रेंथ है, कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती है जो टेम्परेचर पे रेजिस्ट नहीं करती, थोड़ी गर्माइश होगी पिघलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर राइज होगा पिघल जाएंगे। एडिटिव्स हमारे प्लास्टिक मटेरियल में क्या होता है, लीच कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर, अगर थोड़ा सा मेल्ट करने लगेगा, कुछ प्रोडक्ट उसमें लिक्विड है तो जो उसका मटेरियल है उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं मेडिकामेंट में आएगा, ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। प्लास्टिक में अब्सॉर्ब इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्लास्टिक में गिव ऑर्डर, कई बार प्लास्टिक में आप देखा भी होगा प्लास्टिक की स्मेल कई बार बहुत गंदी होती है, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की है, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हमारे डोजेज फॉर्म से रिएक्ट ना कर जाए, तो उससे तो फायदे हैं तो नुकसान भी है। प्लास्टिक का फायदा है तो कुछ उसके डिफेक्ट्स भी हैं, तो
उसकी वजह से क्या होता है कि मार्केट में और भी ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंटेनर्स आए, जैसे मेटल, पेपर, बोर्ड, इस तरीके की चीजें आई। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अब आप इसका समरी देखो। समरी में क्या है कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, फार्मास्यूटिक्स के बारे में डिफाइन पढ़ा हमने। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में आपने क्या पढ़ा, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन पढ़ा आपने, और इंस्क्रिप्शन पढ़ा, सब्सक्रिप्शन पढ़ा। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, मेडिकेशन ऑर्डर है जो कि डॉक्टर अपने अपने लेटर हेड पे हमें देता है जब हम उससे चेकअप कराने जाते हैं। उसमें उसका प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है, उसका एड्रेस होता है, उसके ऑफिशियल लेटर होता है, ऑफिस का एड्रेस होता है, उसका अपना नेम होता है, उस पे पेशेंट का नेम होता है, पेशेंट की डिटेल होती है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर एक डिटेल दी जाती है पर्टिकुलर पेशेंट की, लाइक नेम, एज एंड सेक्स आर इम्पॉर्टेंट आर दीज पैरामीटर। और इसमें एज और सेक्स क्यों दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है ताकि उससे हम लोग पेशेंट की एज को कैलकुलेट करके उसको एक डोजेज फॉर्म प्रोवाइड कर सके, चाहे चिल्ड्रन है, फीमेल है, या कोई भी है। ठीक है, तो इसलिए उसमें एज, नेम, सेक्स मेंशन किया जाता है ताकि उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को डोज दे सकें। ठीक है, अब फिर उसमें आपने देखा कि डोजेज हमारी किस तरीके से, कि हम बच्चों को कैसे दे सकते हैं, बाय यंग रूल्स, क्लार्क रूल, और आपने फ्राइड रूल है, इनके थ्रू हम लोग कैलकुलेट, इन फॉर्मूले से आप पढ़ेंगे तो कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि ड्रग्स हमारी कितने फॉर्म में बनी हुई है, प्योर केमिकल सब्सटेंस से बनती है। डोजेज फॉर्म हमारी वन और मोर ड्रग एडिटिव्स को लेकर, एक्सिपिएंट्स को लेकर बनती है, फार्मास्यूटिकल फंक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और सॉल्युबलाइज सस्पेंस होकर कैसे वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग एक डोजेज फॉर्म को मार्केट में लेके आते हैं। ठीक है, डोजेज फॉर्म हमारी कितने तरीके की है, हमने पहले जैसे कि रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आपने पढ़ा है, टैबलेट, कैप्सूल, ऑरल वाला रूट हो गया हमारा, लिक्विड रूट हो गया, सेमी सॉलिड रूट हो गया, रेक्टल रूट हो गया, सुपोस्ट्रीज हो गई उसमें। ठीक है, तो ये आपके समरी है जो आपने इस यूनिट 1 में पढ़ी है। इससे आपको कुछ क्वेश्चन राइज हो जाएंगे, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या है, स्टेबलाइजर डोजेज फॉर्म में क्या होते हैं, सिरप्स किसे कहते हैं, हर्मेटिकली सील्ड कंटेनर्स क्या होते हैं, ग्लास कंटेनर की डिसएडवांटेज कैसे होती है। ठीक है, ये आप इसमें इम्पॉर्टेंट आपका है कि एक तो आपको ये जो क्लार्क्स रूल है, चाइल्ड डोज, ये जो फॉर्मूलेज हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। ठीक है जी, और ड्रग सब्सटेंसेस इसमें कौन कौन से यूज हो रही हैं, आपके डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या हैं, बाइंडिंग एजेंट क्या है, जैसे कि अकेशिया आपका बाइंडिंग एजेंट है, और इस तरीके के, मतलब आप देखोगे इसमें समराइज करोगे तो ये चीजें आपको क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, ये आपकी अब यूनिट 1 कवर हो चुकी है। ठीक है, इसमें से किसी को कोई क्वेश्चन अराइज करना हो तो बताइए। ये आपकी यूनिट फर्स्ट कवर हो गई है। ठीक, ये आपका काउंसलिंग सेशन है जिसमें हमने आपका यूनिट फर्स्ट कवर कर दिया है। अगर आपको इसमें कोई, आप इसको अच्छे से गो थ्रू करके आना, और कोई आपके इश्यूज हो, कोई क्वेरीज हो तो मुझे बताइए। नो मैम। एनीवन एक्सेप्ट कंचन?
all students, if there you have any queries or any issues, you can ask question. No, This is your counseling session. Students, if you have any queries, any questions, you can arise, or either you will study this unit. If you have some question, then you ask me, or otherwise I will complete your unit first. आप कल फिर यूनिट से आप अपना यूनिट करके आएंगे, और कोई आपकी प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेरीज हो, आप मुझसे पूछेंगे, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश में रहूंगी। ठीक है जी, तब तक ठीक है मैम। हाँ जी, फिर हम ये क्लास को ओवर करते हैं। आप इसके बाद आप इस यूनिट को कर लीजिए। ठीक है, आप ओके मैम अच्छे से। हाँ जी मैम समझ में आया अच्छे से। हाँ जी, थैंक यू। आप कंचन, आप इसे आपको बुक इसमें शेयर हो गई होगी, आप इसे नेट पे भी डालोगे तो आपको इजीली इसमें मिल जाएगा। ठीक है जी ये मैम। नॉर्मली इंट्रोडक्शन है, डेली रूटीन का है आपका, आप इसे नॉर्मल लाइफ से अटैच करके करोगे तो ये इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्लास को यहीं पे ऑफ करें फिर। ठीक है मैम। यस मैम। ठीक है, कल आप लोग इसे करके आएंगे, यूनिट कवर करके आएंगे। कोई इश्यूज आपके हैं तो आप मुझे बताएंगे, मैं उनको करूंगी। ठीक है, Okay, ma'am. टुमारो वी विल स्टडी सेकंड। ओके ओके मैम। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। Thank you, ma'am. थैंक यू। चलो छोड़ते हैं। लीव करो।